IVM। बतौर कप्तान विराट कोहली अपना आखिरी मैच शारजाह में खेल रहे थे और ये विदाई मैच भी विराट को रास नहीं आया, क्योंकि मैच में अंत में जो रिजल्ट है वो आरसीबी के पक्ष में नहीं गया। कोलकाता नाइट राइडर्स से मैच को जीतने में कामयाब रहा। विराट ने बड़ी इमोशनल बातें भी की पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर उन्होंने इस बात के तो बिल्कुल साफ संकेत दे दिए कि वो आरसीबी के लिए कप्तानी तो नहीं करेंगे, बट आरसीबी के लिए खेलते जरूर रहेंगे। आखिर आरसीबी की टीम एक बार फिर ट्रॉफी जीतने से कैसे वंचित रह गई, इस पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ गलतियां आरसीबी ने की और केकेआर की टीम बहुत स्ट्रांग क्यों नजर आ रही है शारजाह के पिच पर, इस पर भी बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं, जो दिल्ली टीम के हेड कोच भी हैं इस समय और सीधे फिरोजशाह कोटला ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही सबा करीम हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार सर, पहला सवाल तो आपसे ही बनता भी और ढेरों सवाल आज आएंगे आपके लिए भी कि एक और मैच, एक और ट्रॉफी विराट के हाथ से निकल गई। बिल्कुल राजीव, एक एक समय लग रहा था कि एक अच्छा मौका है। जिस तरह ओपनिंग स्टैंड हुआ था या लग रहा था कि जिस तरह विराट कोहली और पार्टिकल बैटिंग कर रहे हैं, तो लग रहा था कि एक अच्छा स्कोर बनाएगी आरसीबी और फिर उसको डिफेंड भी कर पाएंगे, क्योंकि बाद में शारजाह में बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह सुनील नारायण ने गेंदबाजी की और मैं कहूँगा काफी हद तक इररेस्पॉन्सिबल शॉट्स खेले। आप एक अगर अच्छा कोई बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तो आप उसको सी थ्रू कर सकते थे सिंगल्स लेकर। लेकिन गलती हुई कि उसी को अटैक करने चले गए सब लोग और वहां पर काफी मात खाई आरसीबी ने। आपको नहीं राजकुमार जी, पहले सवाल मैं आपसे लूं से हरजैन का एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उनका कह रहा है कि राजकुमार सर से वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हवन पूजा कोई अरेंज करें, ताकि आईपीएल तो नहीं जीत पाए, वर्ल्ड कप जीत ले कम से कम। नहीं जैन साहब, बिल्कुल मैं भी इस पक्ष में हूँ और मैंने उसको बोला भी है कि वो एक कर्मकांडी ब्राह्मण यहाँ पर है, जो उनका गुरु है, तो उसकी सेवा करें तो जरूर उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। और आप भी दुआ कीजिए कि इस बार शायद उन्हें सबकी दुआओं की भी जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है कि ये वर्ल्ड कप विराट जीते, जो कि वो भी बहुत ईगरली चाहते हैं कि वो ये वर्ल्ड कप जीतें। सभा भाई, आज तो आपके कैटेगरी में विराट तो नहीं हो सकते, लेकिन राजकुमार सर को आप खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि टॉस जीतकर एक स्पिनर कम खिलाना, जैसा कि राजकुमार सर ने कहा कि हसरंगा चले गए तो ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन ओवरऑल देखें तो पहले पिच को, अगर पिच का अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें टॉस के समय की, तो विराट कहते हैं बहुत आइडियल लग रही है बैटिंग के लिए, बट एक्चुअली थी नहीं वो बैटिंग के लिए आइडियल पिच। तो पिच पड़ने में गलती, टीम खिलाने में गलती, और रही सही कसर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे बंगाल के, उनको गेंदबाजी ना करा के पूरी कर दी। देखिए, इस समय तो राजकुमार यही सोच रहे होंगे कि अगर मुझे मुझे 11 में जगह मिलती तो मैं भी खेल लेता और मैं भी अच्छी गेंदबाजी कर लेता, जिस तरह का विकेट था शारजाह का। मुझे लगा कि बहुत बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेंज डिसीजंस लिया है आरसीबी और विराट ने। एक तो आप सिर्फ दो स्पिनर के साथ मैदान में उतरे हैं, और अगर आप दो स्पिनर के साथ मैदान में उतरे हैं तो कम से कम आप पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए दोनों स्पिनर्स को। आप कैलकाटा को देखिए तो शाकिबुल हसन, उनके पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने 4 ओवर डाले। उस तरह से शाहबाज अहमद, जिनको आप खिला रहे हैं, आप उनको खिला क्यों रहे हैं? उनकी बल्लेबाजी की वजह से आप खिला नहीं रहे हैं, उनको खिला रहे हैं ताकि वो गेंदबाजी करें, आपको विकेट लेके दें। और ऐसी बात नहीं है, इसके पहले उन्होंने मैचेस में गेंदबाजी की और विकेट भी लिया है। तो मुझे लगा वो कॉम्बिनेशन में जिस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए था अपने रिसोर्सेस को, वो विराट ने किया नहीं, और इसी वजह से परेशानी बढ़ गई। उसके ऊपर से सबसे बड़ी बात ये भी होती है राजीव, जब आप छोटा स्कोर कर रहे हैं, तो आपने टारगेट दूसरी टीम के लिए छोटा रखा है, तो आप हमेशा जीत के पीछे भागते हैं और हमेशा आपसे ना जीत थोड़ी दूर 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 होती जाती है। अब एक समय ऐसा लग रहा था कि जीत करीब आ रही है, सुनील नारायण के एक ओवर ने वहां से पूरा चेंज कर दिया। और उस समय भी आपने कौन से बॉलर को लगाया? डैन क्रिस्टन को। क्यों लगाया उसको आपने डैन क्रिस्टन को? क्योंकि उनका कुछ इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस रहा नहीं है और वो गति प्रदान कर रहे हैं। आपको ऐसे बॉलर को लगाना होगा जो गति प्रदान ना करें, या फिर आपको सोचना होगा कि सुनील नारायण ऐसे प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, और उन्होंने ना ही केवल आईपीएल में पर कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी इस प्रकार के कारनामा किया है। उनका काम है आगे से बल्ला चलाना, और अगर वहां पर आप गति देंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कनेक्ट करने के, विशेष करके इस प्रकार के विकेटों पे। मुझे लगा थोड़ा बहुत चूक हो गई वहां पर विराट से। सभा भाई, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जैन लिख रहे हैं कि आई थिंक बैकिंग मीडियोकर प्लेयर लाइक डैनियल क्रिस्टन भारी पड़ गया आरसीबी को। मानते हैं राजकुमार सर आप कि हर डैनियल क्रिस्टन की जगह ही नहीं बनती थी शारजाह जैसी पिच में, खास तौर से?
नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेंज तो था कि डेनियल क्रिस्टन, लेकिन वो जैसा मैंने सुना कि वो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, वो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट थे, एक जो थिंक टैंक है उसमें डेनियल क्रिस्टन शायद आरसीबी के थे। तो ऐसा प्लेयर जो कि आपके थिंक टैंक में है, जो आपकी स्ट्रेटेजीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो शायद उसको फिर तो काफी हाई टैंक में रेट किया पानी हुआ नहीं था। रुकेगा। अगर डेनियल क्रिस्टन है आपकी थिंक टैंक में राजकुमार सर, तो पानी तो फिर निकलेगा। वही हुआ है, टैंक ही डूब गया मुझे पूरा। तो मुझे तो ये भी नहीं, लग रहा है राज कि काइल जेमिसन को क्या हो गया, उसको क्यों नहीं खिला रहे हैं आप? जॉर्ज गार्टन को हाँ, खिला रहे हैं लेफ्ट आर्म वो सीमर, उनको कोई भी अनुभव बिल्कुल नहीं है बहुत ही अंतरराष्ट्रीय मीडियोकर क्रिकेट का। गेंदबाज लगे सभा उसके भाई मुझे ऊपर तो से डैन क्रिश्चियन को आप खिला रहे हैं। बिल्कुल। आपके पास एक एक ऐसा बॉलर मौजूद है जिसके पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, जिसने अच्छी गेंदबाजी की आईपीएल के पहले लेग में। उसने सेकंड लेग में सिर्फ एक या दो मैच में मुझे लगा कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, पर आपको ट्रस्ट करना होगा जिस तरह से सीएसके करते हैं जॉश हेजलवुड के ऊपर। डेफिनेटली हर जेमिसन एक का ना बॉलर के, खेलना तो एक हाँ, और हर एक बॉलर के पास ना बड़ा आईपीएल में इतने सरप्राइज सारे था। मैचेस होते हैं, एक या दो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो रहेगा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खिलाड़ी जो है वो खराब हो गया है। राजकुमार सर दे जवाब। नहीं, डेफिनेटली मैं भी कुछ चाहता था कि जेमिसन खेले, और लेफ्ट आर्म जो गार्डन खिलाए थे तो वो तो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड गेंदबाज थे, और प्रीवियस मैचेस में भी कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा उनका। लेकिन अब या तो जेमिसन पूरी तरह फिट नहीं थे, ये एक रीजन हो सकता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो ड्रेसिंग रूम में ही रहती हैं, ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आती है। हम खाली स्पेकुलेट कर शराब तक सकते तो हैं आ ही कि जाती शायद है। ऐसा रहा होगा। नहीं, सारी खबरें आरसीबी की मतलब और भारतीय टीम की इनके पास रहती है, हमें ये भी बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं। चलिए राजकुमार सर, इनको मान लिया इनको कि इनको खबरें ना नहीं है, राजीव, इनको बट इनको कटघरे में इस खड़ा कर फोबिया दो। से हमें इस फोबिया से निकलना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर आप इंडियन टीम के लिए भी ढूंढते रहे और वो मिला नहीं आपको। अब गार्टन अचानक आपको गॉड दिखने लगे और ये गॉड ने डुबो दिया आपकी पूरी नैया। तो ये, और दूसरा एक राजकुमार सर, ये फोबिया विराट का आज तक मुझे समझ नहीं आया कि लेफ्ट आर्म अगर स्पिनर है और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सामने, तो गेंदबाजी क्यों नहीं कराते हो? बताइए। तो वही हो गया कि अगर राइट हैंड बैट्समैन है तो फिर आपसे भी गेंदबाजी नहीं कराएंगे आने वाले टाइम में। देखिए, थोड़ा सा एडवांटेज लेफ्ट आर्म बैट्समैन को रहता है लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, वो बिल्कुल है। और क्योंकि राजीव ग्राउंड शारजा का छोटा है, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो वहां पे लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर लेफ्ट हैंडर के सामने आता है तो बहुत इजी हो जाता है उसको रन बनाना। क्योंकि आप जनरली देखा जाता है कि लेफ्ट हैंडर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं मिड विकेट और मिड ऑन में, और इसी के मद्देनजर शायद मुझे लगता है कि विराट थोड़े सस्पेक्टेड थे उसको गेंदबाजी कराने के लिए कि लेफ्ट हैंडर्स के सामने ना डलवाऊं, क्योंकि साइड बाउंड्रीज काफी छोटी थी। सभा भाई सहमत है आप इस बात से कि लेफ्ट हैंडर अगर सामने तो आप गेंदबाजी नहीं कराएंगे? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, पर वो निर्भर करता है कप्तान के ऊपर कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी है। अब केकेआर के पास तीन लेफ्ट हैंडर्स थे, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा और सुनील नारायण और ओवन मॉर्गन। उनके पास चार लेफ्ट हैंडर्स हैं, और अगर तो यही आपकी, फिर आपको तो आप फिर एक आपने ऑफ स्पिनर शाहबाज खिला अहमद को देना खिलाया चाहिए। क्यों? हाँ, जी मैं वही कह रहा जी हूँ। फिर आपने जी, उनको क्यों खिलाया? फिर आपने हसरंगा को क्यों नहीं बहुत खिलाया, या ज्यादा फिर किसी और स्पिनर को चॉइसेस क्यों नहीं नहीं है। खिलाया? हसरंगा नहीं है, वो हसरंगा वापस चले गए हैं। वो और शमीरा दोनों श्रीलंका वापस चले गए थे, तो इसलिए चॉइस नहीं बची होगी आरसीबी के पास। जी। हाँ राज, पर मुझे लगता है कि, या मेरा ये कहने का मतलब है कि चार लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, लेफ्ट हैंडर्स हैं अगर दूसरे टीम में, तो फिर आपको उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन में परिवर्तन करना होगा, जी। ताकि आप सभी बॉलर्स को यूटिलाइज कर पाए। यहाँ पर आप ढूंढ रहे थे कि किसको मैं कराऊं जब भी दबाव आपके ऊपर बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी अच्छी शुरुआत मिल गई थी आरसीबी को वहां से आपको कम से कम 160 170 का स्कोर बनाना चाहिए था। जिस प्रकार की बल्लेबाजी है वहां पर, चूंकि आपने बड़े रन बनाए नहीं, इसी वजह से दबाव जो है वो गेंदबाजों के ऊपर आ गया। अब कल सुनील नारायण, राजीव, आपने सही कहा कि जहां पर आपको 4 ओवर्स ठीक प्रकार से खेल लेने थे वहां पर अटैक करने की जरूरत थी नहीं। जी। और आप अन्य बॉलर्स को अटैक कर सकते थे, और खास करके शारजा के विकेटों पर वो गलत स्ट्रैटेजी थी बल्लेबाजों की, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा आरसीबी को। एक क्वेश्चन राजकुमार सर आपके लिए कि अब नेक्स्ट ईयर में आरसीबी का हेड कोच और कप्तान कौन होगा? हेड कोच तो हम बता सकते हैं, राजकुमार सर हो सकते हैं, कप्तान के बारे में आप बता दें। नहीं, देखिए, अब तो इस बार मेगा ऑक्शन है राजीव। इस बार क्या होता है, क्या टीम बनती है आरसीबी की, और एज इट इज विराट को बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कभी भी नहीं देखा होगा कि वो ऑक्शन में बैठे हों या उनसे बहुत ज्यादा पूछा गया हो। वो एक दो प्लेयर्स के लिए तो जरूर बोलते हैं कि टीम में आ जाएं। तो जैसे इस बार उन्होंने मैक्सवेल के लिए काफी कहा कि वो टीम में आएंगे तो उसका फायदा होगा टीम को, और आरसीबी की मैनेजमेंट ने माना भी, और शायद काफी यूजफुल रहे भी मैक्सवेल उनके लिए। तो इस तरह की चीजें तो होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विराट इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा देख नहीं रहे होते, और उनको मालूम नहीं होता है कि कौन प्लेयर डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो मैनेजमेंट या अपने जो स्काउट्स होते हैं, टैलेंट स्काउट्स,
उनके ऊपर ही छोड़ते हैं कि वो बेस्ट टैलेंट ढूंढ के लाएं टीम के लिए। सभा भाई, पृथ्वी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है। उनका कहना है कि विराट का डिसीजन कप्तानी छोड़ने का सही टाइम पे नहीं था, वो चाहे आरसीबी के लिए हो या भारतीय टीम के लिए। मानते हैं आप ये कि टूर्नामेंट 20 टूर्नामेंट में अनाउंस करना थोड़ा कहीं ना कहीं सेटबैक हो जाता है? वो निर्भर करता है किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। विराट ने चूंकि मन बना लिया था कि अब आगे लीड नहीं करेंगे, तो उनके हिसाब से वही उचित था। उन्होंने जरूर, मुझे लगता है कि आरसीबी मैनेजमेंट से और प्लेयर से बात की होगी, उसके बाद ही ये निर्णय लिया होगा। इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगा जब उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ी थी, वो समय मेरे विचार से माकूल नहीं था। पर अंत में ये एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, और इसकी इजाजत सभी खिलाड़ी को रहती है। और यहाँ पर उनको लगने लगा कि अब वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं कप्तान के रूप में, और वो ध्यान देना चाह रहे थे बल्लेबाजी के ऊपर। जी, मनीष कुमार का एक सवाल है राजकुमार सर आपके लिए कि विराट कोहली हमेशा बिग मैच में हमेशा ब्लंडर क्यों करते हैं टीम सिलेक्शन में? देखिए, ब्लंडर ऐसा नहीं होता है, ये खाली विराट कोहली का डिसीजन नहीं होता, ये टीम मैनेजमेंट का, कोच भी इन्वॉल्व होते हैं, वाइस कैप्टन होते हैं उसमें, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ लिमिटेशंस हैं। अब जैसे अगर आप देखें, ऑफ स्पिनर उनके वो अनफिट हैं, हसरंगा चले गए, तो बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं बचे हैं। और जेमिसन की जहां तक बात है, मुझे नहीं पता कि वो फिट थे पूरी तरह या नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बाहर नहीं पता होता। बाहर हम सोच रहे होते हैं कि भाई अगर कल हसरंगा खेल रहे होते तो आरसीबी को बहुत फायदा होता, लेकिन बाद में पता लगता है कि हसरंगा तो थे ही नहीं, वो तो चले गए थे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाहर आके फैंस सोचते हैं कि ये ब्लंडर हुआ है, लेकिन कई बार बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। किसी प्लेयर को कोई निगल होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, विकेट देख के कई बार आप कभी कभी गलती भी करते हैं कि आप किसी एक फास्ट बॉलर ज्यादा खिला देते हैं या स्पिनर ज्यादा खिलाते हैं, तो वो कभी कभी मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन हाँ, लिमिटेशंस होती हैं। जो आपके पास 15 प्लेयर्स हैं, उनमें से आपको छांटना होता है। और कई बार प्लेयर्स नहीं फिट होते तो बाहर लोगों को लगता है कि गलती हुई है। कोलकाता की अगर हम बात करें सभा भाई, वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल ने ऑलमोस्ट हर मैच में बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। यानी पहले 6 ओवर में एक तो विकेट्स नहीं जाने दिए और रन रेट को भी मेंटेन रखा। इस मैच में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। अब आपको लग रहा है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है केकेआर के राइज में, जो सेकंड फेज में राइज की 7वें पोजीशन से अब वो एकदम फाइनल में पहुंचने के करीब है? सबसे बड़ा अंतर तो यही रहा है राजीव, कि वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल ने हर एक मैच में कंट्रीब्यूट किया है, अच्छी साझेदारी निभाई है। वो भी ऐसे विकेटों पे जहां पे ट्रिकी है, ऐसे विकेटों पे जहां पे नई गेंद से बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप उसका पूरा फायदा उठाएं। जब गेंद सख्त है तब तक बल्ले पर आती है, वहां पर आप रन बना सकते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी होता है टीमों के लिए कि आपके ओपनर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें। और हर एक टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है जिनके ओपनर्स ने बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट किया हो, चाहे वो सीएसके हो या फिर केकेआर क्यों ना हो। और मुझे लगा कि ये जो चार आप जो नए जो युवा पीढ़ी के जो बल्लेबाज हैं केकेआर में, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल, नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी, इन चारों की वजह से ही जो 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 कमजोरी नजर आई है लोअर मिडिल ऑर्डर में केकेआर की, उसको बहुत बहुत हद तक खत्म सा कर दिया। और इसी वजह से सुनील नारायण को भी ऊपर भेजा जा रहा है, क्योंकि इस समय मुझे लगता नहीं है कि उतना भरोसा है यॉन मॉर्गन को खुद अपने अपने बल्लेबाजी के ऊपर या फिर दिनेश कार्तिक के ऊपर। तो वो खुद अपने आप को रोक के रख रहे हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो बिग मैच टेम्परमेंट नजर आ जाए, जहां पर रन चेस कुछ करना हो तो वहां पर वो कर दे, जिस तरह से पिछले मैच में नजर आया। पर हाँ, वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल, और ना ही केवल रन, जिस तरह का अप्रोच दिखाया है राजीव उन्होंने, जिस तरह से फ्रेशनेस वो लेकर आए हैं, जिस तरह से सकारात्मक नजरिए से उन्होंने बल्लेबाजी की है, इसी वजह से मुझे लगता है कि स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है केकेआर की। मनीष कुमार का सवाल सर आपके लिए है कि राजकुमार सर, व्हाई विराट कोहली स्ट्रगल लॉट दीस डेज, प्लीज हेल्प हिम बैक एंड पुराना फॉर्म उनका वापस लौटाइए, ये उनका कहना है। नहीं, देखिए, आप अच्छी बात है कि आप उनके शुभचिंतक हैं और चाहते हैं कि वो वापस पुराने विराट के रूप में दिखें। सभी वो देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है या उनके बल्ले से बॉल नहीं लग रहा। अच्छी बात यह है कि वो अच्छा मिडल कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े स्कोर नहीं आ रहे हैं, जो कि एक आदत थी विराट की और उनके फैंस को भी आदत थी वो देखने की। तो कहीं ना कहीं वो जरूर मिस हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और वो जो भूख है उनकी रन बनाने की वो कायम है। वो चाहते हैं अच्छा करना। लेकिन पहले होता था कि विराट कोहली 30-40 अगर बनाते थे तो वो बड़ा स्कोर बनाते थे। तो अनफॉर्चुनेटली अभी वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन
कोशिश वो पूरी कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो जल्द ही वो वापस आपको पुराने विराट के रूप में दिखेंगे। तो सबा भाई के लिए डबल बोनस है, यानी कि दोहरी खुशी है। एक तरफ केकेआर पहुंच गई है और दिल्ली टीम से उनको मुकाबला करना है, यानी कि दो टीमों से जीते कोई भी, दोनों हाथ में लड्डू है सबा भाई के। अब कौन सा लड्डू वो खाना चाहेंगे, इस पर आगे बातचीत करेंगे। खेल नीति पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। हर्ष जैन का सीधा सवाल सबा भाई आपके लिए, कि वो आपके लिए बहुत खुश हैं कि एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स है, दूसरी तरफ केकेआर है, यानी एक तरफ आपको छोला भटूरा खाने को मिलेगा, दूसरे हाथ में रसगुल्ला है। अब तय आपको करना है कि क्या खाना पसंद करेंगे आप। देखिए, अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे डिसीजन तो लेना ही होगा, और चूंकि इस समय मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ एक हेड टैलेंट सर्च के रूप में, तो यहाँ पे मेरा रुझान जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ है। और मुझे ये लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले साल वो फाइनलिस्ट रह चुके हैं, तो अब इंतजार है कि एक कदम और वो आगे बढ़ाएं और इस बार आईपीएल चैंपियनशिप जीते। और टीम अच्छी है, मुझे लगता है 1 या 2 परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। वंश पे निर्भर करेगा टीम मैनेजमेंट के ऊपर, किस तरह का विकेट उनको मिल रहा है। शारजा का विकेट है, मुझे लगता है कि 1 या 2 परिवर्तन करने की जरूरत होगी। पर बहुत बड़ी बात यह है कि केकेआर के विरुद्ध जब आप खेल रहे हैं तो आपकी बल्लेबाजी में और मजबूती होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको एक और बैटर की जरूरत होगी इस टीम में, इस 11 में, और उसके बाद आप बॉलिंग में कुछ परिवर्तन करना चाहें तो वो अलग बात है। पर यहाँ पर मुझे लगा पिछला मैच देखकर कि अगर आपकी बल्लेबाजी में गहराई है तभी आप उसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बहुत ज्यादा दब कर बैटिंग करेंगे और फिर वहां से मैच जीतना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो आपको एक और बैटर की कुशन की जरूरत होगी दिल्ली कैपिटल्स को 11 में। एक सवाल प्रथम मालवीय का बहुत पहले आया था, मैं अब वो क्योंकि अभी हमने शुरू किया दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की बात, वो सवाल ले लेते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली कैपिटल्स को अमित मिश्रा को खिलाना चाहिए अश्विन की जगह क्वालिफायर 2 में, क्योंकि अश्विन बिल्कुल ऑफ कलर है और एक रिस्ट स्पिनर आपको एडेड एडवांटेज देगा। और अमित मिश्रा को हालांकि अभी तक कोई भी मैच खिलाया नहीं है दिल्ली कैपिटल्स ने। हाँ, खिलाया है, पर आईपीएल के पहले लेग में खिलाया गया है जहां पर विकेट घूम रही थी, और जो शारजा की विकेट है कुछ उसी प्रकार की है। मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम रहेगा अमित मिश्रा को खिलाने का अश्विन की जगह पे, क्योंकि देखिए अक्षर पटेल ने इकोनॉमिकल गेंदबाजी की, उन्होंने विकेट्स भी लिया है, वो बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो शानदार फील्डर भी हैं। तो एक तो वो जरूरी है टीम के लिए, पर उसके अलावा आपको एक और स्पिनर चाहिए। हो सकता है कि अमित मिश्रा भी खेलें और अश्विन भी खेलें, 3 स्पिनर के साथ दिल्ली कैपिटल्स मैदान में उतर सकता है और एक बॉलर को बैठाया जाए, तो ये भी मुमकिन है। तो इस तरह के कई सारे कॉम्बिनेशन हैं जो ट्राई कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स। रिपल पटेल एक होनहार और यंग प्लेयर है, जो पावर हिटर है, वो गेंदबाजी भी कर लेते, तो हो सकता है कि एक बॉलर को बिठा के, पेस बॉलर को बिठा के आप रिपल पटेल को खिलाएं और अमित मिश्रा को खिलाएं, तो ये सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। राजीव मनीष कुमार जी का सवाल राजकुमार सर आपके लिए, उनका कहना है कि अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है आईपीएल के परफॉर्मेंस के बाद चुना जाना चाहिए था? नहीं, देखिए उसकी एक डेडलाइन होती है कि तब तक आपको टीम देनी होती है, तो उसमें आईसीसी के जो रूल्स हैं तो बीसीसीआई को फॉलो करने होते हैं, और इसीलिए वो उस समय दी गई। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क होता भी नहीं, मोरलेस हमारे सारे प्लेयर फॉर्म में है। एक आधा प्लेयर आप छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि शायद एक बॉलर अगर हो सकता था कि चहल शायद टीम में हो जाते इस परफॉर्मेंस के बाद। बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत पड़ती भारतीय सेलेक्टर्स को इस टीम में, और जो उन्होंने सेलेक्ट की है। अमार का सवाल है सबा भाई, बड़ा अच्छा सवाल है कि आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ फॉरेन प्लेयर्स जो हमने देखा आईपीएल में, आपको क्या लग रहा है जो 6 कंट्रीज हैं, टॉप कंट्रीज हैं, उनमें से कौन सी टीम ज्यादा बेहतर स्थिति में नजर आ रही है वर्ल्ड कप से पहले? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है अमर। मुझे लगता है कि जो विकेटों की जो कंडीशन है यूएई में, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज के लिए भी ये वर्ल्ड कप T20 आसान नहीं होने वाला है। उसके पहले मुझे ये लग रहा था कि नंबर 1 जो दावेदार है वो सिर्फ वेस्ट इंडीज है, उसके बाद दूसरी टीमें आती हैं, हम उसमें ऑस्ट्रेलिया को रख लें या फिर इंडिया को रख लें या फिर इंग्लैंड को रख लें। पर अब जिस तरह की विकेट मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसी टीम जिनमें नंबर 1 अच्छे स्पिनर्स होंगे
और नंबर 2 जिसमें ऑलराउंडर्स होंगे, उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उस लिहाज से देखा जाए तो भारत के पास शानदार कॉम्बिनेशन है। भारत 5 स्पिनर्स के साथ विश्व कप में जाएगा खेलने के लिए, तो वो भारत के पास विकल्प रहेंगे। पर भारत की कमजोरी यह है कि हमारी बल्लेबाजी में और वो शक्ति होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है जिस तरह सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने पिछले मैचेस में परफॉर्म किया है, ऋषभ पंत भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तब मुझे लगता है कि इसी वजह से मुझे लग रहा है कि भारत की दावेदारी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। उसके अलावा और कोई भी मैं टीम को देख नहीं रहा हूँ जिनके पास इस प्रकार के स्पिनर्स या क्वालिटी स्पिनर्स हैं। सभा भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगला नॉकआउट आ रहा है और सामने फिर चेन्नई की टीम है जो बड़ी स्ट्रांगली पहुंची है फाइनल में। क्या कुछ आपको लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स या केकेआर को शारजा के बाद करना पड़ेगा, क्योंकि शारजा में बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है, फिर फाइनल आप दुबई में खेलेंगे। 2 डिफरेंट स्ट्रिप्स है यहाँ पे, कैसे आप देख रहे हैं एक मुकाबला शारजा में और अगला मुकाबला देन दुबई आपको जाना? चूंकि दुबई में है तो जो भी टीम जीत कर दुबई पहुंचेगी उनके लिए बहुत ही स्टिफ चैलेंज रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार की सीएसके की टीम है उनमें अच्छा बैलेंस है, उनमें कितने सारे ऑलराउंडर्स हैं, और जिसके बारे में मैंने बात की थी राजीव, उनकी बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा गहराई है, तो उनके पास 2 बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, मोइन अली और रविंद्र जडेजा, जिसकी वजह से नंबर 7 तक उनके पास बल्लेबाजी है। तो उस टीम के साथ जूझना उतना आसान नहीं होगा। खैर वो तो बात अलग हो गई। मुझे लगता है इस समय आपको पहले जो एक प्रकार का जो क्वालिफायर जो होने वाला है, जो एलिमिनेटर है, उस पर ध्यान देना होगा। शारजा के विकेट पर आपको किस प्रकार के रिसोर्सेज के साथ मैदान में उतरना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा ये सबक होगा कि आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। अब पिछले मैच में अगर हम देखें, डीसी की हालत इतनी खराब इस वजह से हो गई क्योंकि वो अच्छे विकेटों पे हम लोगों ने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं किया। आवेश खान ने कितनी सारी फुल टॉस बॉलें डाली। तो मुझे लगता है कि उस पर जरा अगर आप ध्यान देंगे तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुझे मजबूत लग रही है, कंप्लीट लग रही है। बस इंतजार है कि अगर वो 1 या 2 परिवर्तन कर दें तो मुझे लगता है कि उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। पर इस समय दोनों ही टीमों को जो फोकस होगा वो शारजा के मैच पर ही होगा। सभा भाई, क्योंकि आपने आवेश खान की बात की, एक सुझाव आया हरजैन की तरफ से कि क्या ललित यादव को खिलाया जा सकता है आवेश की जगह? जिस तरह की पिचेस है वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, कई सारे विकल्प हैं और ललित यादव खेल चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स को, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी दिया है। और जिस तरह का विकेट है वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि या तो आप अमित मिश्रा को खिलाएं या फिर आप ललित यादव को खिलाएं। ललित यादव के खेलने से आपकी बल्लेबाजी में और ज्यादा गहराई हो जाती है। तो कई सारे विकल्प हैं आपके पास। मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है वो ललित यादव को खिलाएं और फिर अमित मिश्रा को भी खिला सकते हैं, और एक और आप गेंदबाज को बैठा सकते हैं, फिर आपके पास 3 स्पिनर्स हो जाएंगे, आपकी बल्लेबाजी में और ज्यादा गहराई हो जाएगी। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन, इसके बारे में ध्यान देना होगा दिल्ली कैपिटल्स को। पर हाँ, ये एक विकल्प जरूर है दिल्ली कैपिटल्स के पास। सभा भाई, जो खबरें आ रही हैं कि शिवम मावी और वेंकटेश अय्यर को रोका जा रहा है भारतीय टीम के साथ नेट सेशन के लिए, ये क्या सिग्नल माना जाए एक तरह से फ्यूचर की तरफ सेलेक्टर्स देख रहे हैं? शिवम मावी को रोकना, वेंकटेश अय्यर को रोकना, उमरान मलिक को रोका गया है वहां पे नेट सेशन के लिए, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, नेट बॉलर्स के लिए तो आप प्लेयर्स को जोड़ सकते हैं। इसके पहले हर्षल पटेल को जोड़ा गया है और उमरान मलिक को जोड़ा गया है। अब इस समय आपने एक और लेफ्ट हैंडर को जोड़ लिया है। अब जनरली नेट बॉलर्स ही रखे जाते हैं। ये बल्लेबाज को क्यों रखा गया, ये कहना बड़ा मुश्किल है यहाँ से। अब किस तरह की सोच है, हो सकता है कि 15 में जो खिलाड़ी चुने गए उनमें कोई खिलाड़ी हो सकता है इंजर्ड हो और इस वजह से वेंकटेश अय्यर को रखा गया, वो टेस्ट करेंगे। मुझे लगता है कि भारत के पास 15 तारीख तक वक्त है चेंजेस लाने का। इस वजह से चयनकर्ताओं ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। पर जनरली जो नेट बॉलर्स रहते हैं या फिर जो रिजर्व प्लेयर्स को रखा जाता है, वो आगे के बारे में सोच कर ही रखा जाता है कि भारत को लगता है कि इन खिलाड़ियों में उस प्रकार का टैलेंट है और उनको ठीक तरह से ट्रीट किया गया तो आने वाले समय में वो जरूर सर्व कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो रिप्लेस भी कर सकते हैं प्लेयर्स को। तो चलिए एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर वापस आएंगे तो 15 तारीख की जो बात सभा भाई कर रहे हैं, 15 तारीख डेडलाइन है और उससे पहले अगर कोई खिलाड़ी अगर चेंज करना है तो वो 2 खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं? जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि अगर ये 2 खिलाड़ी पूरी तरह से फिट नहीं हुए तो इनको रिप्लेस किया जा सकता है। इन 2 खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। पेश खिदमत है आपकी शान में हमारे अंजुमन से। हाय, आई एम सदफ एंड आई एम अर्शद। खाने का इतिहास, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, साइकोलॉजी सब है मेन्यू पर।
only on the Nankali podcast every Wednesday सिर्फ IVM podcast ऐप या वेबसाइट पर या फिर जहां से भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हो। खेलनीति पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सबा भाई, जो खबरें आ रही निकलकर, जैसे कि 15 तारीख डेडलाइन है, एक तो वरुण चक्रवर्ती की फिटनेस को लेकर सवाल है, दूसरा हार्दिक पांड्या अगर गेंदबाजी नहीं करते तो क्या बतौर बल्लेबाज वो टीम में फिट बैठते हैं, ये सवाल है। और क्या इसी वजह से वेंकटेश अय्यर को वहां पे रोका गया है? हाँ, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है यहाँ पर। वेंकटेश अय्यर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, गेंदबाजी भी उन्होंने की है। अब हार्दिक पांड्या अगर फिटनेस इश्यूज है जिसकी वजह से वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कठिन होगा उनको अपनी जगह रिटेन करना। और मुझे लगता है कि चयनकर्ता इसके बारे में जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो टीम का जो संतुलन है वो बहुत बहुत हद तक बिगड़ सा जाता है। इसीलिए अब इंतजार कर रहे होंगे चयनकर्ता कि अगर वो बॉलिंग करना शुरू कर दें तब तो मुझे लगता है कि उनकी जगह बनती है, उसमें कोई निस्संदेह उनकी जगह होनी चाहिए और बनती भी है। पर अगर वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये एक कंसर्न जरूर है चयनकर्ताओं के लिए। वरुण चक्रवर्ती अगर फिट नहीं होते सभा भाई, अब क्योंकि जिस तरह से हमने देखा अभी कि स्पिनर्स को मदद मिलना वहां शुरू हो गई लगभग हर वेन्यू में, 5 स्पिनर ही आपको लग रहा है मतलब वरुण चक्रवर्ती की जगह चहल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? या हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि एक मीडियम पेसर कम है स्क्वाड में, एक मीडियम पेसर इंक्लूड हो सकता है अगर चेंज करना चाहें सेलेक्टर्स तो? मुझे लगता है कि अगर फिटनेस की वजह से वरुण चक्रवर्ती बाहर हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक पेस बॉलर को लेना चाहिए आपको टीम में कि तब मुझे लगता है कि टीम का संतुलन काफी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सारे मैचेस शारजा में नहीं होने वाले हैं, मैचेस दुबई में भी हैं और अबू धाबी में भी हैं, और उन दोनों जगह की जो विकेट है वो पेस बॉलर्स को भी मदद करते हैं। उसमें भी आपने देखा होगा कि जो ऐसे पेस बॉलर जिनके पास गति है उनको मदद मिली है उस विकेट से, वो हार्ड लेंथ बॉल डालते हैं, वो शॉर्ट पिच बॉल डालते हैं, तो आपको इस प्रकार के पेस बॉलर की जरूरत होगी। देखिए, दीपक चाहर का दिमाग में मेरे नाम आ रहा है, पर दीपक चाहर के पिछले 2-3 मैचेस में वो स्विंग मूवमेंट मिला नहीं है जो उनको अक्सर मिलता है नई गेंद से। अब पता नहीं किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्या वो लगातार मैचेस खेल रहे हैं इस वजह से हो रहा है या फिर कोई और कारण है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। पर बहुत जरूरी है चयनकर्ताओं के लिए कि वो ऑन द टोज सोचे, आज अभी क्या जरूरत है उस हिसाब से उनको सोचना होगा, और जो खिलाड़ी फॉर्म में है उसको लेने की कोशिश करनी होगी अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड है और उसको बाहर जाना पड़ रहा है तो। अमार का एक सवाल है हसरंगा को लेके सबा भाई, उनका पूछना है कि सबा सर आप कैसे हसरंगा को एज ए स्पिनर रेट करते हैं? उनकी गुगलीज बड़ी इफेक्टिव रही हैं, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट के तौर पे देखा जा सकता है उनको? हाँ, मैंने उनको पहली बार, चलिए वो खेल तो रहे हैं काफी दिनों से श्रीलंका के लिए, पर बारीकी से उनको देखा गया था इंडिया श्रीलंका सीरीज में। वहां पर जिस तरह से उन्होंने भारतीय बैटर्स को तंग किया था अपने रिसेप्शन से, अपने गूगली से, अपने फ्लाइट से, तब मुझे लगा कि इस खिलाड़ी में वो गुण है जो उनको हेल्प कर सकता है एक शानदार स्पिनर बनने में। उसके साथ साथ अब देखिए 2-3 स्पिनर्स हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, लेग स्पिनर्स, जिन्होंने बहुत प्रभावित किया है। आपने नाम लिया यहाँ पर हसरंगा का, मुझे तो लगता है कि इंग्लैंड में एक लेग स्पिनर है मैट पार्किंसन, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है पाकिस्तान के विरुद्ध। तो ये सभी यंग लेग स्पिनर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। भारत में कितने सारे यंग स्पिनर्स हैं इस समय, राहुल वॉल्श एक वेस्ट इंडीज के लेग स्पिनर बहुत चर्चा में है सब भाई, जूनियर वॉल्श एक बहुत ज्यादा चर्चा में। हाँ, हेडन वॉल्श जूनियर वो भी है लेग स्पिनर। तो अब चूंकि शॉर्टर फॉर्मेट में ज्यादातर यंगस्टर्स हैं और चाह रहे हैं रिस्ट स्पिनर बनना, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स देखने को मिल रहा है इस समय लेग स्पिनर्स का। उनको लगता है कि उनके चांसेस जो हैं सक्सेस के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप एक अच्छे रिस्ट स्पिनर हो और अगर आपके पास कंट्रोल हो तो। प्रथम का एक सवाल है कि अगर वरुण वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं है तो फिर वो कोलकाता के लिए नहीं खेल रहे होते, तो कोलकाता के लिए खेल रहे हैं, क्या ये सिग्नल माना जाए कि वो फिट है वर्ल्ड कप के लिए भी? हाँ, किस वजह से ये बातें निकल कर आ रही है कहना बड़ा मुश्किल है, और मुझे तो पूरा विश्वास है, और यही अमूमन होता है प्रथम के जो आईपीएल फ्रेंचाइजी की जो मैनेजमेंट होती है वो हमेशा कम्युनिकेट करती रहती है टीम मैनेजमेंट के साथ, भारतीय टीम के मैनेजमेंट के साथ, ये बताने के लिए कि जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं उनके फिटनेस लेवल्स क्या हैं। अब यहाँ से कहना बड़ा मुश्किल है, पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर आप टीम के लिए खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप फिट हैं, और चारों पूरे के पूरे ओवर्स वो डाल रहे हैं, उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। तो इस ऐसे तो लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है उनको, पर अब किस वजह से ये बात हो रही है यहाँ पर ये कहना बड़ा कठिन है। सभा भाई, क्या वरुण चक्रवर्ती ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं वर्ल्ड कप में अगर वो फिट रहते हैं? जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में की है, कोई ऐसा मैच याद नहीं आता जहां पे उनको मार पड़ी हो।
मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है उनको 11 में खेलना, क्योंकि इस तरह के स्पिनर को आपकी जरूरत होगी। और आप यहाँ पर भी जो जिन बैटर्स के सामने उन्होंने बॉलिंग की है, टॉप क्वालिटी बैटर्स हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर के, उनके सामने इन विकेटों पर उन्होंने बांध के रखा है। हालांकि उनको ज्यादा विकेट्स मिले नहीं है, पर उनके इकोनॉमिकल गेंदबाजी की वजह से दूसरी छोर से बॉलर्स को विकेट मिले हैं, और ये इस प्रकार के कॉम्बिनेशन से टीम को फायदा होता है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वरुण चक्रवर्ती फिट रहें और वो भारत के लिए खेलें, क्योंकि मुझे लगता है कि मिडिल ओवर्स में उनको गेंदबाजी करने की जरूरत पड़ेगी, और फिर आपको फायदा होगा। आप 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकते हैं, उनमें एक विकल्प जो है, और बहुत ही स्ट्रांग जो विकल्प रहेगा, वो है वरुण चक्रवर्ती। सभा भाई, अश्विन के फॉर्म को लेकर थोड़ा चिंतित है आप? जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है दिल्ली कैपिटल्स के लिए और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको चुना गया है, थोड़ा सा आपको लग रहा है चिंता का सबब है जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं इन दिनों? मुझे लगता नहीं है कि उतना चिंता का विषय है राजीव। मुझे लगता है कि उनके पास अनुभव है, और अंत में वर्ल्ड कप में आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए जिनके पास अनुभव हो। और मैंने इस बारे में पहले भी कहा था कि ऐसी टीमें जिनमें लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा होंगे, वहां पे मुझे लगता है कि आर अश्विन को चांसेस ज्यादा रहेंगे खेलने के लिए। अब डिपेंड करता है कि विराट कोहली और रवि शास्त्री की क्या सोच है। तो मेरे विचार में जिस प्रकार के विकेट्स मिल रहे हैं, उनको ठीक प्रकार से अगर हम यूटिलाइज करेंगे, तब फायदा मिल सकता है भारतीय टीम को। ठीक प्रकार के ऑपोजिशन के सामने अगर आप खिलाएंगे उनको, तब मुझे लगता है कि चांसेस ज्यादा रहेंगे उनके, उनकी इफेक्टिव ज्यादा हो रह पाएंगे। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोनों हाथों में आपके लड्डू है, और कल जब हम बातचीत करेंगे, मैच तो वैसे कल शाम को होगा, लेकिन कल सुबह ये पता चल जाएगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने जा रही है। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर रोज सुबह 9:30 पर, सिर्फ खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप रोज सुन सकते हैं IVM के ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Paisa Vaisa, we have a midweek special as Anupam is joined by Chintan Haria, Head of Product Development and Strategy at ICICI Prudential AMC. They talk about the ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund. What's it like to be a woman in the city? Find out on the Filter Coffee, where Vedashi Kambeti Sharma talks to Karthik about her new book, Fatal Mistakes. On Audio Gyan, Shreya Satish, founder and CEO of OwnPath, talks to Kedar and Abhineet about how OwnPath was created to help professionals grow in their career through lifelong learning and professional networks. On The Longest Constitution, Priya explains how bar dancers are barred from dancing due to an arbitrary moral distinction in the name of public morality. And on Agla Station Adulthood, Ritasha and Ayushi discuss the hazards of chaos and the importance of appreciating silence. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. We really appreciate you spreading this. Word of mouth helps a lot. And finally, this week, we'd like to thank our sponsors, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, and Intel. We really appreciate the support. A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from.